आज हम आपके सामने जो टॉपिक लेकर आए हैं वो टॉपिक है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। इस टॉपिक में जो बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आगामी परीक्षाओं में संभावित हैं उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। और अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अगर आपको अच्छा लगे तो उसको आप शेयर करें। तो प्रश्न पे आते हैं। विशिष्ट बालकों की श्रेणी में नहीं आते हैं। ए है प्रतिभाशाली बालक, बी है सामान्य बालक, सी है विकलांग बालक और डी है पिछड़े बालक। यहाँ कहता है कि विशेष बालकों की श्रेणी में नहीं आते हैं। यहाँ जो ए है प्रतिभाशाली बालक, सी है विकलांग बालक, डी है पिछड़े बालक और इसके अलावे जो दृष्टिबाधित बालक या फिर जो श्रवण बाधित बालक हैं ये विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आते हैं। नहीं आते हैं तो सामान्य बालक। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो बी है, सामान्य बालक। अगले प्रश्न पे आते हैं। शारीरिक रूप से अक्षम बालकों को किस श्रेणी में रखते हैं? ए विकलांग बालक, बी सामान्य बालक, सी अधिगम अक्षम, डी पिछड़े बालक। यहाँ प्रश्न कहता है कि शारीरिक रूप से जो अक्षम बालक हैं, जो डिसेबल हैं, तो यहाँ पे जो बी है सामान्य बालक ये रॉन्ग है, सी है अधिगम अक्षम ये भी रॉन्ग है। चूँकि जो बालक आपको शारीरिक रूप से अक्षम होंगे तो वो अधिगम कर सकते हैं, इसलिए सी भी रॉन्ग आंसर है। और डी है पिछड़े बालक। तो पिछड़े बालक जो है सो वो आपको अगर हैं भी तो वो शारीरिक रूप से अक्षम नहीं है, वो मेंटली बैकवर्ड है। तो यहाँ पर राइट आंसर है विकलांग बालक। क्योंकि जो फिजिकली जो डिसेबिलिटी रहती है उनको विकलांग बालक की श्रेणी में हम रखते हैं। अगला प्रश्न है आपको, किस प्रकार के बालक में संवेगात्मक स्थिरता अधिक पाई जाती है? ए प्रतिभाशाली बालक में, बी सामान्य बालक में, सी विकलांग बालक में, डी जटिल बालक में। अब यहाँ देखिए कि जो ऐसे बच्चे जिनके भीतर जो इमोशनल जो स्टेबिलिटी है वो अधिक पाई जाती है, जैसे कि ए है प्रतिभाशाली बालक में, ये राइट आंसर लगता है। हम आगे बढ़ते हैं। बी सामान्य बालक में, तो सामान्य बालकों की संवेगात्मक स्थिरता बहुत अच्छी नहीं होती। सी है विकलांग बालक, इनकी और भी स्थिर नहीं होती। डी है जटिल बालक, इनमें भी स्थिर नहीं होती। तो यहाँ पर राइट आंसर है ए प्रतिभाशाली बालक। क्योंकि जनरली होता क्या है कि जो बालक प्रतिभाशाली होते हैं या अति प्रतिभाशाली होते हैं उनमें इमोशनल जो स्टेबिलिटी है ना, ये संवेगात्मक जो स्थिरता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। आगे आते हैं हम। सामान्य से अधिक योग्यता एवं उच्च स्तर वाले बालक को शिक्षा मनोविज्ञान की भाषा में कहा जाता है। सामान्य से अधिक योग्यता एवं उच्च स्तर वाले बालक को शिक्षा मनोविज्ञान की भाषा में कहा जाता है। ए विशेष बालक, बी सामान्य बालक, सी प्रतिभा संपन्न बालक, डी पिछड़े बालक। देखिए कि सामान्य से अधिक योग्यता मतलब कि ऐसे बच्चे जिनमें कि सामान्य बच्चों से काफ़ी ज़्यादा योग्यता हो, मतलब कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की कैटेगरी में हो, ऐसे बालकों को जो है आपको ए विशेष बालक। तो विशेष बालक में आते नहीं, क्योंकि विशेष बालक को मैंने पूर्व में चर्चा की आपके सामने अभी। ये 4 प्रकार के जो बालक होते हैं वो आते हैं, जैसे प्रतिभाशाली बालक है, विकलांग बालक है, पिछड़े बालक है, फिजिकली जो डिसेबल बच्चे हैं, या फिर श्रवण बाधित, या फिर जो आपको दृष्टिबाधित बच्चे हैं वो आते हैं। बी में है सामान्य बालक। सामान्य बालक की जो मानसिक योग्यता है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती। सी है प्रतिभा संपन्न बालक, ये राइट आंसर की ओर जा रहा है। और डी है पिछड़े बालक। और पिछड़े बालकों में तो निश्चित रूप से सामान्य से अधिक योग्यता होती ही नहीं है, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर है प्रतिभा संपन्न बालक, सी। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रतिभाशाली बालक की विशेषता नहीं है। ए बुद्धि लब्धि का सामान्य से अधिक होना, बी सीखने की गति सामान्य से अधिक होना, सी सृजनात्मक कार्यों में रुचि लेना, डी हर प्रकार की प्रतियोगिता से बचना। देखिए यहाँ कहता है कि प्रतिभाशाली बालक की विशेषता नहीं है,
ये जो ए बी सी है, बुद्धि का सामान्य से अधिक होना, बी है सीखने की गति सामान्य से अधिक होना, सी है सृजनात्मक कार्यों में रुचि लेना, ये प्रतिभाशाली बालक की विशेषता है। अगर विशेषता नहीं है तो डी है हर प्रकार की प्रतियोगिता से बचना। तो राइट आंसर यहाँ पे डी है। अगले प्रश्न पर आते हैं, कौन सी विशेषता पिछड़े बालक पर लागू नहीं होती? ए कक्षा का पाठ्यक्रम भली भांति समझ न सकना, बी गृह कार्य को पूरा न कर पाना, सी सृजनात्मक एवं मौलिक कार्यों में दक्ष होना, डी बुद्धि का कम होना। यह कहता है कि कौन सी विशेषता पिछड़े बालक पे लागू नहीं होती है। ये जो ए बी डी है ये पिछड़े बालक की विशेषता पे लागू होती है। कक्षा का पाठ्यक्रम भली भांति नहीं समझ पाते हैं, बी जो गृह कार्य को पूरा नहीं कर पाते हैं, सी बुद्धि लब्धि उनका कम होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर है आपको सी सृजनात्मक व मौलिक कार्यों में दक्ष होना। अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रतिभाशाली बालकों की पहचान किस परीक्षण द्वारा नहीं की जा सकती है? प्रतिभाशाली बालकों की पहचान किस परीक्षण द्वारा नहीं की जा सकती है? ए है बुद्धि परीक्षण, बी है अभिरुचि परीक्षण, सी है उपलब्धि परीक्षण, डी है डोपिंग परीक्षण। देखिए यहाँ कहते हैं कि प्रतिभाशाली बालकों की पहचान किस परीक्षण द्वारा नहीं की जा सकती। यहाँ जो ए है बुद्धि परीक्षण, इससे प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि की परीक्षा हो जाती है, इसकी पहचान हो जाती है। जो अभिरुचि परीक्षण, इसे प्रतिभाशाली बालकों की पहचान हो जाती है। सी जो उपलब्धि परीक्षण अचीवमेंट टेस्ट, इससे भी पहचान हो जाती है। प्रतिभाशाली बालकों की पहचान नहीं होती है डी डोपिंग परीक्षण द्वारा। यहाँ पर राइट आंसर आपको डी है। अगले प्रश्न पर आते हैं, मंदबुद्धि बालकों के लिए उपयोगी सिद्धांत है। ए प्रबलन का सिद्धांत, बी थॉर्नडाइक का सिद्धांत, सी अंतर्दृष्टि सिद्धांत, डी क्रियाप्रसूत सिद्धांत। देखिए जहाँ जो ए है प्रबलन का सिद्धांत रीइंफोर्समेंट थ्योरी, ये कुछ हद तक जच रहा है। बी है थॉर्नडाइक का सिद्धांत, ये जो थॉर्नडाइक का ट्रायल एंड एरर थ्योरी है ये मंदबुद्धि बालकों के लिए उपयोगी नहीं है। और सी है आपको अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, ये कोहलर का है और ये भी आपको मंदबुद्धि बालकों के लिए उपयोगी नहीं है। और डी है क्रियाप्रसूत सिद्धांत जो कि स्किनर का है, ये भी आपको मंदबुद्धि बालकों के लिए उपयोगी सिद्धांत नहीं है। यहाँ जो राइट आंसर है वो ए है प्रबलन का सिद्धांत। ये आपको हल नाम के मनोवैज्ञानिक ने रीइंफोर्समेंट थ्योरी उन्होंने मनोविज्ञान में दिया था, जिसको कि उन्होंने 1915 में जिक्र किया था इसका। इसलिए यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है आपको ए प्रबलन का सिद्धांत।